प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे और हम भी स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आपको प्रत्येक दिन लाइव क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलता हूं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है आपके डेली लाइफ में यूज भी होता है। उस टॉपिक का नाम हम बात करेंगे वान डी ग्राफ जनित, जिसको आपकी गांव की भाषा में जगलेटर कहते हैं और सही नाम क्या होता है जनरेटर। उसी को हमारी भौतिक शास्त्र की दुनिया में, फिजिक्स की दुनिया में क्या कहते हैं, वान डी ग्राफ जनित्र कहते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे वान डी ग्राफ जनित्र के बारे में। तो देखिए, अपन सबसे पहले बात करेंगे कि सबसे पहले इसका नाम वान डी ग्राफ जनित्र क्यों रखा गया। तो आपको बार बताए हैं कि हमारी फिजिक्स में जिस साइंटिस्ट ने जिस इंस्ट्रूमेंट की खोज की, उसी साइंटिस्ट के नाम पर उसका नाम रखा है। तो आप समझ गए होंगे कि इसका जो आविष्कारक है, जो साइंटिस्ट की दुनिया में आए होंगे, जिन्होंने इतने बड़े जनित्र जगलेटर की खोज की है, उनका नाम भी कुछ ऐसे ही करके रहा होगा, जिनका पूरा नाम था आरजे वान डी ग्राफ। तो सन 1921 में आरजे वान डी ग्राफ कब किए थे? 1931। इनका पूरा है जो नाम था आर जे वान डी ग्राफ। क्या नाम था इनका? आर जे वान डी ग्राफ। ठीक है, तो जो हमारा जगलेटर आया हमारी दुनिया में, फिजिक्स दुनिया में क्या कर रहे हैं, वान डी ग्राफ जनित्र, इसकी खोज कब की गई? 1931 में। इसको किसने प्रोपाउंडेड किया? इनका नाम था आरजे वान डी ग्राफ। यानी कि आरजे वान डी ग्राफ ने एक जनरेटर की खोज की, जिसके लिए यहाँ से इनके नाम से सम्मान देने के लिए वान डी ग्राफ निकाला गया। इसका नाम क्या पड़ गया? वान डी ग्राफ जनित्र। ठीक है, इन्होंने जनित्र के आविष्कार किए थे, इसलिए इन्हीं के सम्मान में वान डी ग्राफ जनित्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कोई पूछे कि वान डी ग्राफ जनित्र के आविष्कारक कौन है, तो आप बताएंगे आरजे वान डी ग्राफ। इसकी खोज कब की गई? 1931। अब हम बात करेंगे कि वान डी ग्राफ जनित्र है क्या। तो इसके डिफिनेशन की बात करेंगे। तो डिफिनेशन लिख सकते, लिखना चाहें तो, और चाहे तो ऐसे हम लिख देते हैं। लिख लीजिए परिभाषा वान डी ग्राफ जनित्र लिखना चाहें तो। परिभाषा इसकी क्या होगी? लिखिए वान डी ग्राफ जनित्र, वान डी ग्राफ जनित्र एक विद्युत उत्पादक मशीन है। एक विद्युत उत्पादक मशीन है जिसकी सहायता से 10 लाख वोल्ट या उससे भी अधिक विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। दिखाई दे रहा है? देखिए परिभाषा हमने लिखाया है, समझिएगा हमने क्या लिखाया है। हम लोग जो गांव की भाषा में दुनिया कहते हैं, अपने गांव की भाषा में, अपनी दुनिया में क्या बोलते हैं? जगलेटर। जगलेटर क्या है? जगलेटर को आप बताएंगे, जगलेटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जगलेटर आपकी क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसकी सहायता से हम क्या लिखा है? वान डी ग्राफ जनित्र एक विद्युत उत्पादक मशीन जिसकी सहायता से 10 लाख वोल्ट, 10 पावर 5 लाख वोल्ट, 10 पावर 5 वोल्ट, यानी कि 10 लाख वोल्ट या उससे भी अधिक, यानी कि और हाई पावर के विभवांतर को, पोटेंशियल डिफरेंस को उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, परिभाषा में कोई पूछेगी कि वान डी ग्राफ जनित्र क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि वान डी ग्राफ जनित्र एक विद्युत उत्पादक मशीन है जिसकी सहायता से 10 लाख वोल्ट या उससे भी अधिक विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना कि वान डी ग्राफ जनित्र की सहायता से कितने वोल्ट विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। तो 10 लाख वोल्ट, 20 लाख वोल्ट, 30 लाख वोल्ट, ठीक है, 5 लाख वोल्ट। अब आप जब पढ़े हैं तो आपको ध्यान लगे 10 लाख वोल्ट, ठीक है, या उससे भी अधिक विभवांतर उत्पन्न कर सकते हैं।
ये हो गई इसकी डिफिनेशन। पहला क्या था, इसका बाइंडिंग ग्राफ नाम के ऊपर बताएं, इसकी खोज किसने किया था, आरजे बाइंडिंग ग्राफ। वहीं से इनके सम्मान देने के लिए बाइंडिंग ग्राफ जनित रखा गया। फिर कब की गई थी, तो 1931 में। फिर इसकी डेफिनेशन तो क्या बताएंगे कि बाइंडिंग ग्राफ जनित एक विद्युत उत्पादक मशीन है जिसकी सहायता से 10 लाख वोल्ट या उससे भी अधिक विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक, ये हमारी परिभाषा होगी। अब हम बात करेंगे इसी में इसकी कुछ रचना के बारे में। ठीक है, रचना अपन समझा देंगे, पेपर में नहीं आती, लेकिन आप लोग समझ लीजिए, अगर आएगी तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो रचना को समझने के लिए हम समझते हैं, इसके लिए नामांकित चित्र आपके बोर्ड में दिखाई दे रहा होगा। इस चित्र को जरूर बनाइए, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही वेरी मोस्ट 5 मार्क मेन एग्जाम, 5 नंबर का आता है मेन एग्जाम में। तो नामांकित चित्र आपके सामने बोर्ड में बना हुआ दिखाई दे रहा है। पहले आप डायग्राम में अगर देखें तो क्या बोलेंगे, अपन रचना जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मतलब कि अपन जैसे डायग्राम बनाए तो क्या लिखेंगे, बाइंडिंग ग्राफ जनित रचना चित्र में प्रदर्शित है। अब देखिए इसमें आपके क्या है, पीपी। पीपी क्या है आपका, पीपी एक विद्युत रोधी स्तंभ है, मतलब कि यह 2 इंसुलेटेड पोल है। पीपी आपके 2 इंसुलेटेड पोल है। हम क्या लिखेंगे, इसमें 2 विद्युत रोधी स्तंभ पीपी पर क्या होता है कि एक गोली कवच खोखला गोला क्या होता है, टिका होता है। ये भी आपका एक पोल है पीपी, ये भी आपका पीपी एक पोल है। इस पर क्या रखा है, एक धनावेश गोली खोखला रखा है, यानी कि क्या रखा है, गोली मतलब कि गोला रखा हुआ है। ठीक है, ये आपका गोला दिखाई दे रहा है, जिस पर क्या है, देखिए धनावेश है, जिस पर क्या है, धनावेश। क्या बताएंगे, इसमें क्या होता है कि 2 स्तंभ पीपी होते हैं, या ऐसे भी सकते हैं कि स्तंभ पीपी पर एक खोखली गोला या गोली कवच टिका होता है, जिस पर धनावेश, ठीक है दिखाई दे रहा, फिगर पर क्या है, जिस पर धनावेश होता है। ठीक है, अब जो गोला है तो यहाँ से इसकी दूरी कितना माना है, 15 मीटर। कितना मान रहा, इसको मत लिखिएगा, लेकिन क्या लिखेंगे कि 15 मीटर दूरी पर पीपी पर एक गोली कवच होता है जिस पर धनावेश होता है। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, देखिए इसमें क्या होता है कि इसके ऊपर एक विशाल गोली चालक क्रियक है। इस गोली कवच की त्रिज्या कुछ मीटर में होती है, यानी कि जो इसकी रेडियस है, रेडियस फिक्स नहीं है, लेकिन समथिंग कुछ इसकी न कुछ रेडियस होगी। ठीक है, फिर इसमें अगर देखेंगे आप तो एक P1 हो गया, एक P2। तो P1 और P2 के आपकी 2 घिरनियां हैं, घिरनी होती हैं। P1 और P2 के आपकी 2 घिरनी हैं। तो P1 घिरनी कहाँ है, गोली खोल के केंद्र पर, और P2 घिरनी कहाँ है, नीचे। फिर देखेंगे P1 और P2 के बीच यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो एक बेल्ट है। इस बेल्ट को हमने क्या किया है कि घिरनी पे जैसा आप लोग देखते हैं रेगुलेटर, जब उसके पट्टा फंसा देते हैं, जब घूमता है कंटिन्यू रोटेट होता है तो उससे बिजली उत्पन्न होती है। यहाँ पे आपकी प्लास्टिक की क्या है, पट्टे हैं, जो घिरनी P1 से घिरनी P2 पर लगाया गया है। तो इसका जो कनेक्शन घिरनी P2 का है, तो घिरनी P2 का कनेक्शन कहाँ से कर दिया आपको, M मतलब मोटर, M मतलब मोटर से किया गया है। जब मोटर स्टार्ट करेंगे तो घिरनी की P2 क्या होती है कि कंटिन्यू घूमना चालू कर देगी। जब घूमेगी तो P2 जाएगी, P1 के स्थान पर P1 आएगी, P2 के स्थान पर पुनः P2 P1, यानी कंटिन्यू स्थान को रिप्लेस चेंज करती रहेगी, यानी घिरनी P1 और P2 आपस में बदलती रहती है। ठीक है, और फिर क्या बोलेंगे कि जो मोटर एम होता है इसके नीचे घिरनी P2 को नियत एवं तीव्र गति घुमाते हैं, यानी कि ये आपकी कांस्टेंट भी कह सकते हैं, सकती है, और तीव्र गति इसको घुमाते हैं। ठीक है, तो बस यही तो रचना है, लिख लेंगे। रचना क्या बताएंगे कि इसमें 15 मीटर दूर ऊंचाई पर पीपी स्तंभ पर एक खोखला गोला होता है, जिस पर हमने क्या रखा, धनावेश रखा। ठीक है, फिर गोले के केंद्र पर घिरनी P1 होती है तथा नीचे फर्श पर घिरनी P2 होती है। घिरनी P2 का संबंध मोटर एम से होता है, और जब मोटर घूमता है तो मोटर के माध्यम से घिरनी P2 आपकी इस बेल्ट के पट्टे को कंटिन्यू घुमाने का प्रयास करती है। बस यही तो रचना है। रचना का मतलब होता है कि हमने जो जो डायग्राम बनाया उसको हमने लिख दिया, तो हमने बता दिया। रचना पेपर में कम आती थी, हम समझा दिए हैं। बाकी आप लोग को अगर चाहिएगा लिखने के लिए तो आप कमेंट करिए, हम आपको देंगे। ठीक है, तो हमने परिभाषा बता दिया, डायग्राम को समझा दिया। अब हमने जो डायग्राम समझाया है इसी डायग्राम में ही आपको क्या मिलेगी, कार्यविधि। तो कार्यविधि भी वही आपको लिखना है पूरा, बाकी रचना वाला लिख देंगे। रचना के अलावा एक्स्ट्रा क्या लिखेंगे, किसमें क्या लिखेंगे कि 2 कंघियां, बाकी रचना वाला पूरा। ठीक है, लेकिन इसमें 2 कंघियां C1 और C2। देखिए यहाँ पे एक कंघी C1 कम C1 है, यहाँ पे कम C2 है। 2 कंघियां C1 और C2 होती है।
कंघी C1 का संबंध हाइपर, यहाँ पे हाइपर टेंशन आप HT है तो C1 का संबंध क्या करते हैं HT से कर देते हैं, और C2 का संबंध गोली कवच यानी कि खोखला गोला के धनावेश के केंद्र, देखिए यहाँ पे कर दिए हैं धनावेश के केंद्र से कर देते हैं। अब आप देखेंगे किसका संबंध कहा कि HT से किए हैं और इसका सिरा क्या है नुकीला है, इसके कारण से कंघी C1 पर क्या उत्पन्न होना देख रहे हैं आप लोग धनावेश, क्या उत्पन्न होता है धनावेश उत्पन्न होता है। फिर अपन इसमें लास्ट में क्या करते हैं इसको लोहे के टंकी टी में, देखिए पूरा जो हमारा बांडी ग्राफ है इसको आप देख पा रहे होंगे, हमने ऐसे इस प्रकार से बंद किया यहाँ टी फार टंकी, टी फार टंकी, इसको लोहे की टंकी टी में बंद कर देते। बंद क्यों करते हैं, बंद इसलिए करते हैं लोहे की टंकी में कि लोहे की टंकी बंद करने से मतलब है कि इस टंकी के अंदर 10 से 15 वायुमंडलीय दाब पर वायु या फियान होती है, गैस भरी होती है, यानी कि इस टंकी के अंदर 10 या 15 वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATP पर क्या होता है कि इसके अंदर फियान गैस भरी होती है। कौन सी गैस, फियान गैस भरी होती है। जैसे आपसे कोई पूछे कि बांडी ग्राफ जनित्र में टंकी के अंदर कौन सी गैस होती है, जो आपकी लोहे की टंकी है इसके अंदर फियान गैस भरी होती है। ठीक है, बस यही अपन लिख देंगे, रचना बन जाएगा कार्य। कुल मिलाकर आपके माइंड में डायग्राम सेट है तो आप रचना लिख लेंगे, रचना बन जाएगा तो कार्य निष्ठा क्या आपका कंघी C1 और C2 है, हाइपरटेंशन है, बाकी आपका पूरा रचना ही है, बस इतना तो लिखना है। फिर देखिए आप लोग क्या लिखेंगे उपयोग, हाँ उपयोग इसका मोस्ट है। कार्य भी आपको कार्य की फोटो आपको स्क्रीनशॉट में दिखाई देगी, बाकी हमने समझा दिया जो डायग्राम में था। अब उपयोग क्या होता है देखिए बांडी ग्राफ जनित्र का, इसका पहला उपयोग होता है लिख लीजिए उच्च विभवांतर उत्पन्न करने में, जो आपको डिफिनेशन में मिला है। फर्स्ट उपयोग क्या होता है यूजेज, पहला उपयोग है इसका उच्च विभवांतर उत्पन्न करने में, उच्च विभवांतर उत्पन्न करने में, मतलब परिभाषा लिखा था ना कि बांडी ग्राफ जनित्र एक विद्युत उत्पादक मशीन, इसकी सहायता 10 लाख वोल्ट या इससे अधिक विभवांतर, अधिक मतलब उच्च विभवांतर उत्पन्न करने में, पहला इसका उपयोग हो गया उच्च विभवांतर उत्पन्न करने में। सेकंड उपयोग लिखिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा कण आदि को त्वरित करने में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा कण आदि को त्वरित करने में, आदि को त्वरित करने में, यानी कि इसका दूसरा जो हो गया जो आपके मूल फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा कण आदि को त्वरित करने में भी बांडी ग्राफ जनित्र का उपयोग करते हैं। थर्ड नंबर लिखिए आप, तो थर्ड नंबर पे हो जाएगा आपका नाभिकीय भौतिकी में आविष्कारक के लिए, नाभिकीय भौतिकी में आविष्कारक के लिए, यानी कि जो हमारी न्यूक्लियर फिजिक्स होती है, न्यूक्लियर फिजिक्स में आविष्कारक या अध्ययन भी कह सकते हैं, तो नाभिकीय भौतिकी में अध्ययन या आविष्कारक के लिए, अध्ययन या आविष्कारक के लिए 3 इसके यूज होते हैं। इससे खाली स्थान भी कई बार आया है कि बांडी ग्राफ जनित्र का उपयोग खाली स्थान किया जाता है उच्च विभवांतर उत्पन्न करने में, कई बार एग्जाम में आया है कि बांडी ग्राफ जनित्र का उपयोग खाली स्थान किया जाता है उच्च विभवांतर उत्पन्न करने में। और ये भी आया है कि बांडी ग्राफ जनित्र खाली स्थान से कितने वोल्ट विभवांतर उत्पन्न कर सकते हैं, 10 लाख वोल्ट उससे अधिक। इनको यूज को आप जरूर लिखिए और पढ़िए। फिर इसके दोष लिख लीजिए क्योंकि उपयोग के साथ साथ दोष है। तो पहला दोष इसमें क्या होगा, देखिए आपने देखा कि जनरेटर बहुत बड़ा होता है और बड़ा आकार होने के कारण क्या होता है, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपन लोग नहीं ले जा सकते हैं, यानी कह सकते हैं कि बड़ा आकार होने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सुविधा। दोष है इसका फर्स्ट नंबर, बड़ा आकार होने के कारण, बड़ा आकार होने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में असुविधा, ले जाने में असुविधा। वैसे भी आप लोग देखे होंगे कि जब किसी के यहाँ जनरेटर वगैरह आता है उसको उठाने के लिए कम से कम 2-3 लोग
2 3 4 लोग उसको लगे रहते हैं, हैवी होता है, उसको पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से नहीं ले जा सकते, तो ही बताया गया है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपन आसानी से नहीं ले जा सकते हैं। इसमें सेकंड जो इसकी दोष लिखिए, उच्च विभवांतर होने के कारण इसका उपयोग खतरनाक होता है। सेकंड नंबर है उच्च विभवांतर होने के कारण, उच्च विभवांतर होने के कारण इसका उपयोग खतरनाक होता है, इसका उपयोग खतरनाक होता है। पहले बताया परिभाषा में इसका जो विभवांतर होता है क्या होता है, हाई होता है, तो हाई विभवांतर होने के कारण ये आपका क्या होता है, खतरनाक होता है, इसलिए इसको उपयोग झटका लगता है, करंट ज्यादा कहीं कहीं लग जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा बार्नडी ग्राफ जनित्र था, एक टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ आपसे, और एक टॉपिक नहीं, अपन कहेंगे कि आज हमारा 3rd चैप्टर कंप्लीट, यूनिट 1 कंप्लीट। इसमें एक चीज और बचा है, इस पार्ट के मोस्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो कल मैं इस पार्ट को लास्ट कर दूंगा। ठीक है, और आप सभी अपने टेस्ट की अच्छे से तैयारी करें, मैं आपका सडनली टेस्ट भी लूंगा जो हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं। ठीक है, हो सकता है कहीं आज ही शाम तक में आपका टेस्ट हो सकता है, इसलिए आप लोग प्रिपरेशन में जुड़े रहे। ठीक है, तो आई होप कि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो आप प्लीज कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करें। हम पूर्णतः कोशिश करते हैं कि जो मेरी लेक्चर्स है, क्लास हैं, आपको समझ में आए। मेरा उद्देश्य रहता है कि जब पढ़ाते हैं मैं इसे सिर्फ एक उद्देश्य पढ़ाते हैं कि आप हमारे सामने बैठे हैं और हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो इसी उद्देश्य के साथ आप भी पढ़िए कि सर हमारे सामने हैं, हम क्लास में बैठे हैं, सर के साथ हम पढ़ रहे हैं, तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में, क्योंकि माइंड सेटअप बहुत जरूरी होता है। जब तक आप अपने माइंड सेटअप अच्छे से नहीं करेंगे तब तक आप नहीं पढ़ सकते। कोई भी कार्य करने के लिए माइंड सेटअप होना बहुत जरूरी होता है, तो आप माइंड सेटअप करिए कि सर हमारे साथ हमारे सामने पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, और हम यही मान चाहते हैं कि आप हमारे सामने हो, आपको हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, अपने एग्जाम की तैयारी करिए। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेंगे कल हम, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।